बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, आज हम उर्दू अलिफ का सबक नंबर 12 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मेरा गाँव मेरा घर। क्या नाम है? मेरा गाँव मेरा घर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी किताब खोलें और किताब का सफ़ा नंबर 46 खोलें। सफ़ा नंबर 46 खोल लिया? जी स्टूडेंट्स, हमारे पहले दिन का काम है पढ़ाई। पहले दिन का काम क्या है? पढ़ाई। अब स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि सबक का नाम क्या है? मेरा गांव मेरा घर। यानी अब इसमें, इस कहानी में गांव का एक मंजर बयान किया गया है और मुसन्निफ जिसने ये कहानी लिखी है उसने कहा है कि मेरा पूरा गांव जो है वो मेरा घर है। जिस तरह हम घर में रहते हैं माँ बाप बहन भाइयों के साथ, इसी तरह गांव के जितने भी लोग हैं वो बड़े हैं तो मेरे बुज़ुर्ग हैं, छोटे हैं तो मेरे बहन भाई हैं। तो पूरा गांव जो है उसने कहा है कि वो मेरा घर है। तो हम रीडिंग शुरू करेंगे। आप लोग पेंसिल अपने हाथ में रखें। कोई मुश्किल लफ्ज़ आता है तो उसको अंडरलाइन करते जाएं और जैसे जैसे मैं आपको मायने बताऊंगी वो भी लिखते जाइएगा, ठीक है जी? शुरू करें। मेरा नाम अहमद है। अब देखिए, यहाँ पर एक कहानी ऐसी बताई है कि शायर ने अपने आप को एक बच्चा बना दिया है और एक यानी बताया है कि वो कहाँ का रहने वाला है। तो कहानी लिखते हुए इस बात का ख्याल रखा जाता है कि कहानी आप बीती के तौर पर हो, यानी जो आपके साथ बीत रहा हो, जो आपके साथ हो रहा हो, ठीक है? तो यहाँ पे शायर ने मुसन्निफ ने अपने आप को क्या कहा है कि मेरा नाम अहमद है, मैं एक गांव में रहता हूँ, ठीक है? यानी अब बता दिया कि अब इसमें गांव की पूरी वो एक जो है मंजर कशी करेंगे कि गांव में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है? मेरा गांव एक मिसाली गांव है। मिसाली यानी बेमिसाल, जिसकी मिसाल लोग देते हैं कि वो गांव बहुत अच्छा है। यानी देखें, अगर आप कोई ऐसा काम कर जाएं कि लोगों को बहुत पसंद आए तो लोग आपकी तारीफ़ करेंगे और एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार। और क्या कहेंगे कि ये तो बड़ा मिसाली शख्स था कि इसने ऐसी मिसाल कायम कर दी। तो मिसाली गांव से मुराद ये है ऐसा गांव जिसकी मिसाल दूसरे लोग देते हों कि वो गांव बहुत अच्छा है। तो उसने कहा है कि मेरा गांव एक मिसाली गांव है जहां जदीद
और कदीम तर्ज ज़िंदगी की तमाम सहूलतें हासिल हैं। यानी पुराने ज़माने की भी और नए ज़माने की सहूलतें भी उस गांव में मौजूद हैं। मेरा गांव देहाती ज़िंदगी की भरपूर झलक पेश करता है। यानी अब इसमें बताया है कि मेरे गांव के लोग बिल्कुल इसी तरह ज़िंदगी गुजारते हैं जैसे कि गांव के लोगों को गुजारनी चाहिए। देहाती ज़िंदगी यानी देहात में, गांव में रहने वाले लोग जिस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं, जैसे आपस में मिल बैठते हैं, अब एक दूसरे के मसाइल को हल करते हैं, हर लिहाज से मुसन्निफ़ कह रहा है कि मेरा गांव जो है वो एक मिसाली गांव है। मैं 5वीं जमात का तालिबे इल्म हूँ। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया है कि मुसन्निफ़ ने अपने आप को एक बच्चा बनाकर ये कहानी लिखती है। अब बता दिया कि वो एक 5वीं क्लास का तालिबे इल्म है। मैं स्कूल में तालीम हासिल करने के साथ साथ अच्छी और मिसाली ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके भी सीख रहा हूँ। यानी अब क्या कह रहा है अहमद कि मैं 5वीं का तालिबे इल्म हूँ और मैं तालीम भी हासिल कर रहा हूँ और अच्छी ज़िंदगी और मिसाली ज़िंदगी गुजारने के तरीके भी सीख रहा हूँ। यानी मैं अपने बड़ों से सीख रहा हूँ कि दूसरों के साथ कैसे पेश आना है, हमारा अखलाक किस तरह से होना चाहिए, हर तौर तरीका सीख रहा है अहमद, ताकि लोग उसे अच्छा इंसान कहें। तो उसने कहा है कि मैं तालीम हासिल करने के साथ साथ अच्छी और मिसाली ज़िंदगी गुजारने के तरीके भी सीख रहा हूँ। यानी मैं अपने माँ से भी सीख रहा हूँ, मैं अपने बाप से भी सीख रहा हूँ, मैं अपने दादा दादी से और जो भी रिश्तेदार हैं, चचा चची, ताया ताई, हमसाए हैं, जो भी लोग हैं, जिससे भी कोई अच्छी बात होती है वो सीख रहा है और उसको अपनाने की कोशिश कर रहा है, अच्छी बातों को अपनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है जी। मेरा घर स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं है। इसने कहा कि मैं जिस स्कूल में तालीम हासिल कर रहा हूँ वो मेरे घर के नज़दीक है। घर में मेरे अम्मी, अब्बू, भाई, दादा, दादी, चचा, चची सब एक साथ मिलकर रहते हैं। यानी एक ही घर में हम सब आपस में मिलकर रहते हैं, जिसमें दादा, दादी, चचा, चची भी शामिल हैं। यानी घर में तो वो खुद है, उसके बहन भाई हैं, उनके माँ बाप हैं, लेकिन उनके साथ साथ दादा, दादी, चचा और चची भी रह रहे हैं। हम लोग सुबह सवेरे उठ जाते हैं, यानी सुबह के वक्त ही उठ जाते हैं, देर तक नहीं सोते। सब मर्द हजरात फजर की नमाज बाजमात अदा करने के लिए मस्जिद जाते हैं। अब पता चला सुबह सवेरे यानी फजर के वक्त, जब फजर की नमाज का वक्त होता है तो उस वक्त ही जितने भी मर्द हजरात हैं वो मस्जिद में चले जाते हैं। तमाम ख़वातीन घर पर नमाज अदा करती हैं, यानी मर्द हजरात मस्जिद में चले जाते हैं
और ख़वातीन घर में फजर की नमाज अदा करती हैं। फिर सब इकट्ठे बैठकर नाश्ता करते हैं, यानी जब नमाज पढ़ के फारिग हो जाते हैं तो फिर घर की ख़वातीन नाश्ता बनाती हैं और फिर सब मिलकर इकट्ठे बैठकर नाश्ता करते हैं। गांव के लोग खालिस ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखें कि गांव में गाय भी हैं, भैंसें भी हैं, उसके अलावा फल भी हैं, ताज़े सब्जियां भी हैं, खेतों में हर चीज़ लगी हुई है। तो उनको जो खुराक मिलती है, उन्हें जो ग़िज़ा मिलती है वो बिल्कुल खालिस होती है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। तो इसलिए गांव के लोगों की ग़िज़ा बिल्कुल खालिस होती है, इसलिए वो सेहतमंद और तवाना रहते हैं। तवाना भी सेहतमंद को ही कहते हैं, ठीक है, कि वो सेहतमंद रहते हैं, हशाश बशाश रहते हैं और जल्दी बीमार नहीं होते। देहाती लोग घरों में मुर्गियाँ, बकरियाँ, गाय और भैंसें पालते हैं। यानी आप देखें, हमें दूध लेना होता है तो हम बाज़ार जाते हैं, हमने गोश्त लेना है तो भी बाज़ार से लेना है। लेकिन गांव के लोग, उनका क्या है कि मशगला समझ लें या उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है कि वो मुर्गियाँ, बकरियाँ, गाय और भैंसें अपने घरों में पालते हैं। दूध उनको बिल्कुल खालिस मिल जाता है। गोश्त की ज़रूरत हो तो वो अपने ही घर की मुर्गियाँ या बकरियों को ज़िबा करके गोश्त हासिल कर लेते हैं। इन पालतू जानवरों से उन्हें गोश्त, अंडे और खालिस दूध हासिल होता है। जी, अभी मैंने बताया कि दूध भी खालिस मिल जाएगा, गोश्त अगर चाहिए तो वो अपने ही जानवरों को ज़िबा कर लेंगे। और मुर्गियाँ क्यों पालते हैं कि वो अंडे देती हैं और अंडे भी उन्हें घर ही मिल जाते हैं, उन्हें बाज़ार से लेने की ज़रूरत पेश नहीं आती। गाय और भैंस के दूध से दही, मक्खन और घी बना लिया जाता है। कि गाय और भैंस जो दूध देती हैं उससे दही भी बन जाता है, उससे मक्खन भी बन जाता है और उससे घी भी बन जाता है। मैं नाश्ते में दही की लस्सी बहुत शौक़ से पीता हूँ। यानी अहमद ने साथ ही कह दिया कि चूँकि मेरे घर में हर चीज़ की सहूलत मौजूद है तो मैं दही की लस्सी सुबह सवेरे बड़े शौक़ से पीता हूँ। मेरे गांव के ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी के पेशे से वाबस्ता हैं। यानी आप जानते हैं गांव में ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं। तो चूँकि ये गांव के बारे ही बात हो रही है तो उसमें अहमद ने बताया कि मेरे गांव के ज़्यादातर लोग गांव में ही रहकर खेतीबाड़ी करते हैं। किसान दिन भर खेतों में हल चलाकर फसलें उगाते हैं। कि जिनकी खेत खलियान हैं वो खुद ही अपने खेतों में हल चलाते हैं और फसलें उगाते हैं। जी स्टूडेंट, अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 47 खोलें। सफ़ा नंबर 47 पर हम रीडिंग करेंगे। जी,
फसलों से हमें मुख्तलिफ अजनास हासिल होती हैं। अजनास जिन्स की जमा है, इसका मतलब है अनाज या गल्ला कह सकते हैं। अब वो अजनास कौन सी हैं, यानी मुख्तलिफ फसलें वो उगाते हैं और उन फसलों से उन्हें जो गल्ला मिलता है, जो पैदावार मिलती है, वो कौन कौन सी है? गंदम, चावल, कपास, गन्ना, मकई, चना और बाजरा वगैरह। यानी ये तमाम चीज़ें उन्हें फसलों से हासिल होती हैं। खेतों में मौसमी सब्जियां भी काश्त की जाती हैं। मौसमी सब्जियां यानी जो गर्मी की सब्जियां हैं वो गर्मी में काश्त होती हैं, जो सर्दी की सब्जियां हैं वो सर्दी में काश्त होती हैं। तो जो मौसम के हिसाब से सब्ज़ी उगाई जाती है उसे मौसमी सब्ज़ी कहते हैं। ठीक है। दूसरे किसानों की तरह मेरे अब्बू और चचा भी सुबह सवेरे खेतों में काम करने के लिए चले जाते हैं कि जिस तरह मेरे गांव के दूसरे किसान सुबह सवेरे खेतों में काम करते हैं, उसी तरह मेरे अब्बू और चचा, ये कौन कह रहा है? अहमद बता रहा है कि मेरे अब्बू और मेरे चचा भी सुबह सवेरे खेतों में काम के लिए चले जाते हैं। वो दोनों सारा दिन खूब मेहनत करते हैं। स्टूडेंट, आपको बताया हुआ है कि हम तक फल और सब्जियां कैसे पहुंचती हैं। अगर किसान वक्त पर फसल नहीं बोता, बीज नहीं बोता, पानी नहीं देता, फसल नहीं उगती, तो हमें कभी भी वक्त पर फल और सब्जियां ना मिलती। अब चूँकि किसान अपना हर काम वक्त पर कर रहा है, तो वो वक्त पर फसल उगाता है, बीज बोता है और जब फसलें उगती हैं तो हमें फल और सब्जियां मिलती हैं। तो वो मेहनत करता है तो उसका फल उसे भी मिलता है और हमें भी मिलता है। तो इसलिए इसमें बताया कि अहमद के अब्बू और चचा सारा दिन खूब मेहनत करते हैं। अब अहमद क्या कह रहा है आगे? मेरे दादा जान कहते हैं अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को बहुत पसंद करता है। यानी जो हाथ से मेहनत करके रोज़ी कमाता है, अल्लाह ताला को उसकी वो मेहनत बहुत पसंद आती है। वो बहुत पसंद करते हैं कि इंसान अपने हाथ से काम कर रहा है। तो उसके दादाजी ने भी यही कहा कि अल्लाह ताला को मेहनत करने वाले बहुत पसंद हैं। अब वो अपने अब्बू और चचा के बारे आगे क्या कह रहा है? पहले वो बैलों के ज़रिए खेतों में हल चलाया करते थे। अब ये वो अपने अब्बू और चचा के बारे बात कर रहा है कि पुराने ज़माने में मेरे अब्बू और चचा बैलों के ज़रिए खेतों में हल चलाया करते थे। अब उन्होंने एक ट्रैक्टर ख़रीद लिया है कि अब उन्होंने एक ट्रैक्टर ले लिया है जिससे अब वो उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि थोड़े वक्त में
ज़्यादा काम कर लेते हैं, ठीक है। इससे वो कम वक्त में ज़्यादा रकबे पर हल चला लेते हैं। यानी ट्रैक्टर के ज़रिए अब वो हल चला लेते हैं, बीज बो लेते हैं, फसलों को सीधा कर यानी खुदाई करनी है, गहाई का काम भी, बवाई का काम भी, ये सब ट्रैक्टर के ज़रिए हो जाता है। जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो काटने और गाहने का काम भी ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और थ्रेशर के ज़रिए अंजाम देते हैं। यानी पहले हाथों से काटते थे फसल को, फिर उसमें से बीज को यानी जो फल है उसको अलहदा करना और जो भूसा है उसको अलग कर देना, ये सब काम हाथ से होता था। लेकिन अब जदीद दौर में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और थ्रेशर आ चुके हैं, जिनसे फसलें कट भी जाती हैं, भूसा यानी जो वेस्ट है वो अलग हो जाता है और अनाज अलग हो जाता है। तो ये सब चीज़ें अब मशीनों के ज़रिए होना शुरू हो गई है। जब अनाज बोरियों में भरकर घर पहुंच जाता है तो सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। यानी जब कट जाती हैं फसलें, अनाज अलग हो जाता है, बोरियों में भरा जाता है और घर पहुंच जाता है, तो किसान अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, ठीक है। जब किसान तमाम कामकाज से फारिग हो जाते हैं तो मेरे गांव में एक मेला लगता है। यानी जब फसलें कट जाती हैं, अनाज बोरियों में भरा जाता है, फिर उसे वो बेच भी देते हैं मंडी में जाकर, और उससे जो उन्हें पैसे मिलते हैं उससे वो अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो जब वो हर काम काज से यानी फसल काट ली, अनाज बोरियों में भर लिया, उसे शहरों में जाकर बेच दिया, हर काम कर लिया, जब वो फारिग हो जाते हैं तो फिर अहमद ने कहा कि मेरे गांव में एक मेला लगता है। अब मेला क्यों लगता है कि लोग खुशी का इजहार करते हैं कि हमारी मेहनत रंग लाई, हमारी फसल तैयार हुई, वो कट भी गई, वो बिक भी गई और उससे हमें पैसे भी मिल गए, तो वो अपनी खुशी मनाते हैं। यानी आप देखें कि जब आप पास होते हैं तो आप कितने खुश होते हैं कि हमने पूरा साल मेहनत की है और हम पास हो गए हैं। तो उस खुशी में आप क्या कहते हैं, हमने मिठाई खानी है, नहीं हमने बाहर जाकर खाना खाना है, कहते हैं ना। तो इसी तरह जब किसान की मेहनत रंग ले आती है, वो कामयाब हो जाता है, तो फिर वो खुशी मनाता है। और वो खुशी कैसे मनाई जाती है कि उसके गांव में एक मेला लगता है जो कि गांव वालों को खुशी और तफरीह का मौका फराहम करता है। यानी खुशी भी होती है और सैर भी हो जाती है कि वो एक जगह पर लगता है और पूरे गांव के लोग जो हैं वो उस मेले में जाते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। मेले में खूब खेल तमाशे होते हैं। अब बताया है कि जब मेला लगता है तो उसमें क्या क्या होता है कि वहाँ पर खेल तमाशे होते हैं, खाने पीने की दुकानें सजती हैं, बच्चों के लिए झूले लगते हैं, लड़कियों के लिए चूड़ियों और मेहंदी की दुकानें भी लगती हैं। बच्चे और बड़े खेलों के मुकाबले में हिस्सा लेते हैं, जिनमें कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल,
रस्साकशी और फुटबॉल वगैरह शामिल हैं। जीतने वालों को इनामात दिए जाते हैं। अब देखिए बताया कि मेले में सिर्फ सैर नहीं होती बल्कि लोगों को एक मौका दिया जाता है कि वो अपने हुनर को सामने लेकर आएं। उसके लिए वो क्या करते हैं कि वो मुख्तलिफ खेल जो हैं वो बच्चों को खिलाते हैं ताकि बच्चों के अंदर जोश और जज्बा पैदा हो और वो मेहनत करें और कोशिश करें कि वो जीतें और पहला इनाम हासिल करें। तो तफरीह के साथ साथ बच्चों की रहनुमाई भी की जाती है और उनकी हौसला अफजाई भी की जाती है। तो कबड्डी का खेल खेला जाता है, कुश्ती खेली जाती है, वॉलीबॉल खेला जाता है, रस्साकशी और फुटबॉल। ये खेल गांव के मेले में खेले जाते हैं और जो पहले नंबर पर आता है उसको इनामात भी दिए जाते हैं। ठीक है। अब साथ ही अहमद को याद आ गया कि पिछले साल मैंने भी 10 साल से कम उम्र बच्चों की दौड़ में हिस्सा लिया और पहला इनाम जीता। यानी देखिए एक जोश भी है कि वो बता रहा है कि मेले में क्या क्या होता है और साथ ही उसे याद आया कि पिछले साल मैंने भी दौड़ में हिस्सा लिया था और मैंने मेहनत की तो मुझे पहला इनाम मिला। मेरे अब्बू मेरी इस कामयाबी पर बहुत खुश हुए। यानी आप देखें आपको खुद को भी खुशी होती है और घर वालों को भी खुशी होती है कि हमारा बच्चा पढ़ाई में भी बेहतर है और दूसरी सरगर्मियों में भी बेहतर है। मेरे अब्बू कहते हैं कि इतनी ज़्यादा मेहनत और काम के बाद इंसान को थोड़ी बहुत तफरीह ज़रूर करनी चाहिए। यानी जब हम मेहनत कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, तो मेहनत और काम के साथ साथ थोड़ा सा आराम या थोड़ी सी सैर वो भी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह क्या होता है, इस तरह इंसान मज़ीद मेहनत के काबिल हो जाता है। यानी आप देखें अगर आप किसी एक्टिविटी में, किसी सरगर्मी में हिस्सा लेते हैं, किसी खेल में हिस्सा लेते हैं तो आपके अंदर एक जोश भर जाता है, एक जज्बा होता है कि मैं ही पोजीशन लूँ और उसके लिए आप मेहनत करते हैं। आप सुबह सुबह उठकर, जैसे अभी अहमद ने कहा कि वो उस दौड़ का मुकाबला किया और उसने पहला इनाम जीता, तो उसके लिए उसने मेहनत की। वो सुबह सुबह उठकर वो चक्कर लगाता था, वो भागता था, गांव के खेतों के चक्कर लगाता था और अपनी स्पीड को देखता था कि उसकी स्पीड भागने की तेज़ हुई या नहीं हुई। तो मेहनत से ही हर काम किया जा सकता है और मेहनत ही कामयाबी का बाइस बनती है। और मेहनत करने से, तफरीह करने से इंसान मज़ीद मेहनत करने के काबिल हो जाता है। यानी अगर आपने पहला इनाम एक चीज़ में जीत लिया, जैसे दौड़ में, तो आप सोचते हैं अगले साल मेला लगेगा तो मैं कुछ ऐसा काम करूं कि मैं किसी और खेल में भी पहला इनाम हासिल कर लूं। तो उसके लिए क्या करता है, वो फिर मेहनत करता है। तो मेहनत करने से इंसान कामयाब भी होता है और मेहनत के साथ साथ अगर थोड़ी तफरीह हो जाए तो फिर मज़ीद मेहनत करने के काबिल हो जाता है। ठीक है जी, आगे देखें। मेरे गांव में ईद का त्यौहार भी मेले की तरह होता है। जैसे ईद उल फित्र आई है, ईद उल अज़हा आई है, तो उस मौके पर हम नए कपड़े पहनते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं। ठीक है,
तो उन्होंने, अब अहमद क्या बता रहा है कि गांव में ईद का त्यौहार कैसे मनाया जाता है। तो उसने कहा है कि गांव में ईद का त्यौहार जब होता है तो वो भी मेले की तरह ही मनाया जाता है। जैसे मेले में खेल तमाशे होते हैं, दुकानें सजती हैं, झूले लगते हैं और चूड़ियों और मेहंदी की दुकानें लगती हैं, तो इसी तरह ईद के मौका पर भी ये सब काम होते हैं। सब लोग खुले मैदान में ईद की नमाज अदा करते हैं। सब साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। गांव के लोग एक दूसरे के घर में सवैयाँ, खीर और हलवा भेजते हैं। ईद की नमाज पढ़ने के बाद सब एक दूसरे से गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। अब देखें, आपको फ़ौरन याद आया होगा कि हम भी तो ऐसे ही करते हैं कि जिस तरह शहरों में बड़ी मसाजिद में जाकर ईद की नमाज अदा होती हैं, छोटी मसाजिद में भी अदा होती है, लेकिन वो क्या होता है कि उसके इर्द गिर्द की जो जगह होती है वहाँ भी लोग ईद की नमाज के लिए इकट्ठे हो जाते हैं इकट्ठे होते हैं। अब चूँकि शहरों में खुले मैदान नहीं हैं तो मसाजिद में ईद की नमाज अदा होती है। गांव में क्या है, खुले मैदान होते हैं, तो खुले मैदान में ही सब लोग इकट्ठे होकर ईद की नमाज अदा कर लेते हैं। हम साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, इसी तरह गांव के लोग साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं। और क्या होता है कि उसने बताया है कि गांव के लोग फिर एक दूसरे के घरों में सवैयाँ, खीर और हलवा भेजते हैं ताकि दूसरे लोग भी आपके साथ खुशी में शामिल हो सकें। और फिर क्या होता है, नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे के गले मिलते हैं और ईद मुबारक कहते हैं। गांव वाले हर मौका पर एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, यानी खुशी है या गमी, कोई भी मौका है, गांव के लोग एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। गांव के बड़े बुज़ुर्ग शाम को खुले मैदान में चारपाइयाँ बिछाकर बैठ जाते हैं कि जितने भी गांव के बड़े बुज़ुर्ग हैं वो शाम के वक्त इकट्ठे होते हैं और चारपाइयाँ बिछाकर बैठ जाते हैं। मैं भी कभी कभार अपने दादा जान के साथ वहाँ जाता हूँ, यानी अहमद कह रहा है कि मेरे दादा भी बड़े हैं तो वो भी जाते हैं, तो उनके साथ मैं भी चला जाता हूँ। वहाँ गांव वाले अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, यानी अगर किसी को कोई मसला दरपेश है, किसी के घर में कोई ज़रूरत पेश आई है या कोई मसला हो गया है, उसको वहाँ डिस्कस किया जाता है और उसका हल निकाला जाता है। ठीक है, मेरे दादा जान और गांव के बुज़ुर्ग उन मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। समझ आ गया? मेरे दादा जान उम्र रसीदा होने के बावजूद सेहतमंद हैं। उम्र रसीदा यानी बहुत ज़्यादा उम्र, यानी वो बूढ़े हो चुके हैं लेकिन उसके बावजूद वो सेहतमंद हैं, वो तवाना हैं, एक्टिव हैं, वो यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने में उन्हें कोई मुश्किल पेश नहीं आती, जिसकी वजह गांव की उम्दा फ़िज़ा है। यानी अब उसने कहा है कि मेरे दादाजी क्यों सेहतमंद हैं, क्योंकि मेरे गांव की फ़िज़ा बहुत अच्छी है, आलूदगी नहीं है, धुआं नहीं है, गाड़ियों का शोर नहीं है। तो उसने कहा है कि मेरा गांव बहुत पुरसुकून है, यहाँ की फ़िज़ा बिल्कुल साफ़ सुथरी है,
इसलिए मेरे गांव के लोग और मेरे दादाजी सेहतमंद हैं। यहाँ आलूदगी बहुत कम है, इसलिए गांव के लोग कम ही बीमार पड़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि गांव है तो वहाँ आलूदगी बहुत कम है, ना होने के बराबर है, तो इसलिए वहाँ के लोग जल्दी बीमार नहीं होते क्योंकि उनकी खुराक बिल्कुल खालिस है। वो खालिस चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो जल्दी बीमार नहीं होते। अगर किसी शख्स की तबीयत ख़राब हो जाए तो वो गांव के मरकज़े सेहत से दवा ले लेता है। यानी अगर छोटी मोटी बीमारी आ जाए या किसी वजह से तबीयत बिगड़ जाए, ख़राब हो जाए, तो वहाँ पर मरकज़े सेहत यानी हॉस्पिटल्स नहीं हम उन्हें कह सकते, डिस्पेंसरियाँ या दवाखाने कह सकते हैं, वो गांव में बनी हुई हैं। लोग वहाँ से जाकर दवा ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 48 खोलें। जी नेक्स्ट हमारा है, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाने की सूरत में उसे शहर के बड़े अस्पताल ले जाते हैं। यानी अगर थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हुई तो डिस्पेंसरी या मरकज़ सेहत से दवा ले लेते हैं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर शहर के अस्पताल में ले जाया जाता है बीमार को और वहाँ उसका इलाज करवाया जाता है। जब कोई बीमार होता है तो सब गांव वाले उसकी तीमारदारी और अयादत करते हैं। यानी ये नहीं कि एक घर ने पूछ लिया, 2 घरों ने पूछ लिया, बल्कि पूरा गांव जो है, पूरे गांव के लोग वो उस बीमार की अयादत भी करते हैं और उसकी तीमारदारी यानी उसकी देखभाल भी करते हैं। गांव के लोग गम और खुशी के मौका पर एक दूसरे का भरपूर साथ देते हैं। यानी अगर किसी को तकलीफ़ पहुंची है तब भी सब गांव वाले इकट्ठे होंगे, अगर खुशी का मौका है तब भी सब गांव वाले इकट्ठे होंगे। गांव में शादी की तकरीब अमूमन दिन के वक्त होती है। यानी जैसे यहाँ पर फंक्शंस होते हैं, मेहंदी है, बारात है, वलीमा है, रात को होता है, लेकिन गांव में ये सारे प्रोग्राम या फंक्शंस कब होते हैं? दिन के वक्त होते हैं। और कैसे होते हैं? घर के सहन या गांव के किसी खुले मैदान में शादी का इंतज़ाम किया जाता है। शादी से एक रात पहले लड़कियां और औरतें मिलकर ढोलक पर गीत गाती और खूब तालियां बजाती हैं। यानी बताया है कि अगर बड़ा घर है तो घर के सहन में, नहीं तो गांव के किसी भी खुले मैदान में शादी का इंतज़ाम किया जाता है। और एक रात पहले पूरे गांव की औरतें और लड़कियां इकट्ठी होती हैं उस घर में जहां शादी है, वहां ढोलक बजाती हैं, गीत गाती हैं, तालियां बजाती हैं। मुझे अपने चचा की शादी पर बहुत लुत्फ़ आया था। अब देखें साथ साथ वो अपनी जो एक उसके ऊपर बीती है बात, वो भी एक्सप्लेन कर रहा है कि गांव की शादी कैसी होती है उसने बताया, और साथ ही बता दिया कि मेरे चचा की जब शादी हुई तो उस पर मुझे बहुत लुत्फ़ यानी मुझे बहुत मज़ा आया था। मेरे गांव के लोग बहुत जफाकश हैं। जफाकश कहते हैं मेहनती को। ठीक है, तो उसने कहा है कि मेरे गांव के लोग बहुत जफाकश यानी बहुत मेहनती हैं। वो अपनी ज़रूरी अजनास ट्रैक्टर ट्राली में लाद कर
फ़रोख्त करने के लिए करीबी शहर की मंडी में ले जाते हैं। उन अजनास से हासिल होने वाली आमदन ही किसान का ज़रिया मुआश है। यानी जो भी वो अपने खेतों से जो फसलें उगती हैं, जो तैयार होती हैं, उनको ट्रैक्टर में या ट्राली में लाद कर शहरों में आते हैं और शहर की मंडी में बेचते हैं और बेचकर जो उन्हें पैसे हासिल होते हैं उससे वो अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। खेतों को सैराब करने वाले ट्यूबवेल का पानी गर्मियों में भी बहुत ठंडा होता है। यानी वो मज़ीद अपने गांव के बारे बता रहा है कि मेरे गांव के खेतों को सैराब करने के लिए जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं वो गर्मियों में भी ठंडा पानी मुहैया करते हैं कि लोगों को ठंडा पानी ही हर वक्त मिलता है। मैं अपने दोस्तों के साथ अक्सर वहाँ नहाता हूँ। यानी साथ ही उसने अपना बता दिया कि मैं भी ट्यूबवेल जाता हूँ और अपने दोस्तों के साथ वहाँ नहाता हूँ। आटे की चक्की की सुरीली आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती है। यानी आटा पीसने वाली चक्की, आप जानते हैं ना कि गंदुम को पीसे तो आटा बनता है, तो उसने कहा है कि जो आटा पीसने वाली चक्की है उसकी आवाज़ जब दूर दूर तक सुनाई देती है तो बहुत अच्छा महसूस होता है। लहलहाती फसलें और सरसब्ज़ो शादाब खेत मेरे गांव की शान हैं। कि जो लहलहाती फसलें, तैयार फसलें जो होती हैं तो हवा चलने से जब वो लहराती हैं, हिलती हैं, तो वो एक उसने मंज़र बताया है कि लहलहाती फसलें और खेत सरसब्ज़ो शादाब, यानी जो हरे भरे खेत हैं वो क्या हैं, मेरे गांव की शान है। मुझे अपना गांव अपने घर की तरह लगता है। यानी आखिर में उसने बता दिया कि मेरा गांव मेरे घर की तरह है, कि जिस तरह हम घर में मिलजुल कर रहते हैं, मेरे गांव के लोग इसी तरह आपस में मिलजुल कर रहते हैं। अल्लाह ताला मेरे गांव को हमेशा आबाद और खुशहाल रखे, आमीन। यानी आखिर में उसने दुआ कर दी कि अल्लाह ताला मेरे गांव को इसी तरह हमेशा आबाद रखे और खुशहाल रखे, कि यहाँ कोई तकलीफ़, कोई परेशानी और कोई दुख ना आए। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी रीडिंग मुकम्मल हो गई और उसके साथ ही हमारा पहले दिन का काम मुकम्मल हो गया। स्टूडेंट्स, अब हम अपना दूसरे दिन का काम शुरू करेंगे। दूसरे दिन का काम है अल्फाज मायने। अब अपनी किताब का सफ़ा नंबर 107 खोलें। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 107 खोलें। जी, खोल लिया। आप वहाँ पर देख सकते हैं सबक का नाम लिखा हुआ है, मेरा गांव मेरा घर। तो हम अल्फाज मायनी एक मर्तबा पढ़ेंगे। आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है और समझना है, ठीक है। पहला लफ्ज़ है अजनास। पहला लफ्ज़ क्या है? अजनास, जिसका मतलब जो क्या है, जिन्स की जमा, यानी फसलें।
लेकिन अजनास के मायने आप क्या लिखेंगे? आपको बताया गया था कि कभी भी किसी लफ्ज़ का मायने पूछा जाए तो आप उसमें मायने ये नहीं लिखेंगे जिन्स की जमा, नहीं, ये तो आपको बताया जा रहा है कि अजनास जमा लफ्ज़ है और उसका वाहिद क्या है? जिन्स, लेकिन मायने उसका क्या है? फसलें। तो अजनास का मायने क्या हुआ? फसलें। आपने क्या याद करना है? फसलें, ठीक है। आलूदगी, आलूदगी के मायने हैं गंदगी, आलूदगी के मायने हैं गंदगी। नेक्स्ट वर्ड है तकरीब, तकरीब के मायने हैं ऐसी महफिल जिसमें लोगों को मदऊ किया गया हो। मदऊ करना यानी दावत देना, बुलाना। तो ऐसी महफिल जिसमें लोगों को मदऊ किया गया हो। नेक्स्ट है तवाना, तवाना के मायने हैं ताकतवर। तवाना के क्या मायने हैं? ताकतवर। नेक्स्ट है जफाकश, जफाकश के मायने हैं मेहनती, सख्त मेहनत करने वाला। जफाकश के क्या मायने हैं? मेहनती, सख्त मेहनत करने वाला। नेक्स्ट वर्ड है रकबा, रकबा के मायने हैं अहाता, ज़मीन। रकबा के क्या मायने हैं? अहाता, ज़मीन। नेक्स्ट वर्ड है उम्र रसीदा। क्या है? उम्र रसीदा। उम्र रसीदा के क्या मायने हैं? बूढ़ा, यानी जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी हो, ठीक है। तो उम्र रसीदा यानी बूढ़ा। अमूमन, अमूमन के मायने हैं आम तौर पर। अमूमन के क्या मायने हैं? आम तौर पर। नेक्स्ट वर्ड है मंडी, मंडी के मायने हैं तिजारतगाह, बाजार। मंडी के क्या मायने हैं? तिजारतगाह, बाजार। नेक्स्ट वर्ड है मरकज़े सेहत, मरकज़े सेहत के मायने हैं दवाखाना, डिस्पेंसरी। मरकज़े सेहत के क्या मायने हैं? दवाखाना, डिस्पेंसरी। नेक्स्ट वर्ड है मुआशरत, मुआशरत के मायने हैं रहन सहन। मुआशरत के क्या मायने हैं? रहन सहन। नेक्स्ट वर्ड है वाबस्ता, वाबस्ता के क्या मायने हैं? जुड़ा हुआ। वाबस्ता के क्या मायने हैं? जुड़ा हुआ। स्टूडेंट्स, ये आपका अल्फाज मायने का काम मुकम्मल हो गया। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 49 खोलें। सफ़ा नंबर 49 है। मंदरजा झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। यानी ये कुछ सवाल दिए गए हैं, आपने सबक के मुताबिक इन सवालात के मुख्तसर जवाबात देने हैं। तो पहला सवाल क्या है? गांव के लोग घर में कौन कौन से
जानवर पालते हैं, कि जो गांव के रहने वाले लोग हैं वो अपने घरों में कौन कौन से जानवर पालते हैं। तो क्या जवाब लिखेंगे? गांव के लोग घर में मुर्गियां, बकरियां, गाय और भैंस पालते हैं। क्या जवाब है? गांव के लोग घर में मुर्गियां, बकरियां, गाय और भैंस पालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद के अब्बू और चचा खेतों में हल कैसे चलाते हैं? यानी किस तरह खेतों में काम करते हैं वो हमने बताना है। तो क्या जवाब लिखेंगे? अहमद के अब्बू और चचा पहल तो बैलों की मदद से खेतों में हल चलाते थे, लेकिन अब उन्होंने हल चलाने के लिए एक ट्रैक्टर खरीद लिया है। इससे वो कम वक्त में ज़्यादा रकबे पर हल चला लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव के मेले में कौन कौन सी तफरीहात होती हैं? यानी जब गांव में मेले लगते हैं तो वहाँ तफरीह यानी सैरो सियाहत और लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती हैं या क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आप क्या लिखेंगे? गांव के मेले में खूब खेल तमाशे होते हैं, खाने पीने की दुकानें सजती हैं, बच्चों के लिए झूले लगते हैं, लड़कियों के लिए चूड़ियों और मेहंदी की दुकानें भी लगती हैं। बच्चे और बड़े खेलों के मुकाबले में हिस्सा लेते हैं, जिनमें कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल, रस्साकशी और फुटबॉल वगैरह शामिल हैं। ठीक है। यानी ये सब तफरीहात गांव के मेले में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांव में ईद का त्यौहार कैसे मनाया जाता है? यानी जब ईद आती है तो ईद का दिन या ईद की खुशी कैसे मनाई जाती है वो हमने बताना है। तो आप क्या जवाब लिखेंगे? मेरे गांव में ईद का त्यौहार भी मेले की तरह होता है। सब लोग खुले मैदान में ईद की नमाज अदा करते हैं। सब साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। गांव के लोग एक दूसरे के घर में सवैयाँ, खीर और हलवा भेजते हैं। ईद की नमाज पढ़ने के बाद सब एक दूसरे से गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गांव के लोग एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। मिसाल से वाज़े करें। यानी आपने रीडिंग में पढ़ा कि गांव के लोग कोई भी मौका आए, चाहे खुशी का हो चाहे गम का, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। इसका क्या मतलब है? उसने कहा है मिसाल से वाज़े करें। आप कोई मिसाल दें। तो इसका क्या जवाब आप लिखेंगे? गांव के लोग एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। इसकी वाज़े मिसाल ये है कि अगर गांव में कोई शख्स बीमार हो जाए तो सब गांव वाले उसकी तीमारदारी करते हैं और उसकी अयादत भी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव में शादी की तकरीब कैसी होती है? यानी शहरों में शादी कैसे होती है आप जानते हैं। अब यहाँ सवाल है कि गांव में शादी की तकरीब कैसी होती है, गांव में कैसे शादी की जाती है, उसके बारे पूछा है। तो क्या जवाब लिखेंगे? गांव में शादी की तकरीब अमूमन दिन के वक्त होती है। घर के सहन या गांव के किसी खुले मैदान में शादी का इंतज़ाम किया जाता है। शादी से एक रात पहले लड़कियां और औरतें मिलकर ढोलक पर गीत गाती और खूब तालियां बजाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों से हासिल होने वाली मुख्तलिफ अजनास के नाम तहरीर करें। यानी फसलों से हमें कौन सी अजनास, कौन सा अनाज, कौन सा गल्ला मिलता है, उनके नाम तहरीर करने हैं। तो क्या मिलता है फसलों से? क्या जवाब लिखेंगे? फसलों से हासिल होने वाली मुख्तलिफ अजनास दर्ज झैल हैं। गंदम, चावल, कपास, गन्ना, मकई, चना और बाजरा वगैरह। यानी हमने नाम लिखने हैं ना, तो कौन सी अजनास हमें हासिल होती हैं? गंदम, चावल, कपास, गन्ना, मकई, चना और बाजरा वगैरह। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सवालात मुकम्मल हो गए और इसके साथ ही हमारा दूसरे दिन का काम भी मुकम्मल हो गया। स्टूडेंट्स, अब हम अपना तीसरे दिन का काम शुरू करेंगे। तीसरे दिन का काम है किताब का मारूज़ी काम। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 49 खोलें। सफ़ा नंबर 49 खोल लिया? स्टूडेंट्स, अपनी
पेंसिल अपने हाथ में रखें और मेरे साथ साथ किताब पर ही काम को मुकम्मल करें। हमारा सवाल नंबर 2 है, खाली जगह पुर करें। कि आपकी खाली जगह है, आपने इसको मुकम्मल करना है। अब आप देख सकते हैं कि आपके खाली जगह में आपको दो ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी 2 जवाबात दिए गए हैं। जो दुरुस्त जवाब होगा उसको आपने खाली जगह में लिखना है। जैसे पहला है, मैं अच्छी और मिसाली ज़िंदगी गुजारने के डैश भी सीख रहा हूँ। अब आगे जो जवाबात दिए गए हैं वो है साइंस, तौर तरीके। तो मिसाली ज़िंदगी गुजारने के क्या सीख रहा है अहमद जी? तौर तरीके। तो आपने तौर तरीके जो है वो खाली जगह पर लिख लेना है। खाली जगह पर क्या लिखना है? तौर तरीके। नेक्स्ट आपका है, गाय और भैंस के दूध से दही, मक्खन और डैश बना लिया जाता है। अब जवाब है घी, फल। अब आप जानते हैं दूध से फल तो बन नहीं सकता, तो दही, मक्खन और क्या बनाते हैं? घी। तो आपने खाली जगह में घी लिख देना है। ठीक है। नेक्स्ट है, मेरे गांव में ईद का त्यौहार भी डैश की तरह होता है। अब जवाबात हैं दावत, मेले। तो ईद का त्यौहार गांव में किसकी तरह होता है? जी, मेले की तरह। तो आपने खाली जगह में मेले लिख देना है। ठीक है। नेक्स्ट है, मेरे दादा जान उम्र रसीदा होने के बावजूद डैश हैं, कमज़ोर या सेहतमंद। चूँकि वो गांव में रहते हैं, गांव की फ़िज़ा आलूदा नहीं है, तो उम्र रसीदा होने के बावजूद अहमद के दादा अब्बू कैसे हैं? सेहतमंद। तो आपने खाली जगह में क्या लिखना है? सेहतमंद। ठीक है। नेक्स्ट आपकी खाली जगह है, मेरे गांव के लोग बहुत डैश हैं, सुस्त, जफाकश। तो कैसे हैं? जी, जफाकश हैं। तो आपने खाली जगह में जफाकश लिख देना है। ठीक है। नेक्स्ट है, गांव के सब लोग डैश मैदान में ईद की नमाज अदा करते हैं, खुले, तंग। कैसे मैदान में ईद की नमाज अदा करते हैं? खुले मैदान में। तो आपने खाली जगह में खुले लिख देना है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये आपकी खाली जगह मुकम्मल हो गई। सवाल नंबर 3 है, मुतज़ाद लिखें, यानी अल्फाज लिखे हुए हैं। आप जानते हैं आपकी किताब पर मुतज़ाद की जगह भी है, तो आपने उसके आगे ही उसके मुतज़ाद लिखने हैं। तो पहला है छोटा। छोटा का मुतज़ाद है बड़ा। छोटा का मुतज़ाद क्या है? बड़ा। पसंद। पसंद का मुतज़ाद है नापसंद। पसंद का मुतज़ाद क्या है? नापसंद। ठीक है। गांव का मुतज़ाद है शहर। मुतज़ाद उल्टे अल्फाज को कहते हैं ना, तो गांव का मुतज़ाद क्या है? शहर। नेक्स्ट है बीमार। बीमार का मुतज़ाद है तंदुरुस्त। बीमार का मुतज़ाद क्या है? तंदुरुस्त। नेक्स्ट है ताज़ा।
ताज़ा का मुतज़ाद है बासी। ताज़ा यानी जो बिल्कुल फ्रेश हो चीज़ उसे हम कहते हैं ताज़ा, और जो पुरानी चीज़ हो उसे हम क्या कहते हैं, बासी। तो ताज़ा का मुतज़ाद है बासी। नेक्स्ट है ठंडा। ठंडा का मुतज़ाद है गरम। ठंडा का मुतज़ाद क्या है, गरम। ठीक है, ये आपके मुतज़ाद मुकम्मल हो गए। स्टूडेंट अपनी किताब का सफ़ा नंबर 50 खोलेंगे। सफ़ा नंबर 50 पर हमारा सवाल नंबर 4 है, फ़िक्रे का ज़माना तब्दील करें। यानी एक मिसाल दी गई है, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमने किस ज़माने में तब्दील करना है। जैसे पहली मिसाल है, मैं स्कूल जाता हूँ, तो ज़माना तब्दील किया कि मैं स्कूल जाऊँगा। जाता हूँ की जगह क्या आएगा, जाऊँगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, गा, गी और गे आ जाए तो ये कौन से ज़माने होते हैं, किस ज़माने को ये जो है वो शो करते हैं, मुस्तकबिल को। तो इसका मतलब ये है कि हमने ये हाल के जुमले हैं, इनको हमने मुस्तकबिल में तब्दील करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका है, सब इकट्ठे नाश्ता करते हैं। तो करते हैं की जगह क्या आएगा, सब इकट्ठे नाश्ता करेंगे। ठीक है, वो खेतों में काम करते हैं, तो करते हैं की जगह क्या आएगा, करेंगे। यानी वो खेतों में काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, किसान खेत में हल चलाता है। तो चलाता है की जगह क्या आएगा, किसान खेत में हल चलाएगा। किसान खेत में हल चलाएगा। नेक्स्ट है, शादी की तकरीब दिन के वक्त होती है। तो इसका आप कैसे तब्दील करेंगे, शादी की तकरीब दिन के वक्त होगी। मुस्तकबिल में शादी की तकरीब दिन के वक्त होगी। नेक्स्ट है, आटे की चक्की चल रही है। तो मुस्तकबिल में तब्दील करेंगे तो क्या होगा, आटे की चक्की चलेगी। आटे की चक्की चलेगी। अब स्टूडेंट्स देखें, ये सब हमारे हाल के जुमले थे जिनको हमने मुस्तकबिल में तब्दील किया है। कैसे तब्दील किया है, पहला है, मैं स्कूल जाता हूँ, तो आप तब्दील करके क्या लिखेंगे, मैं स्कूल जाऊँगा। सब इकट्ठे नाश्ता करते हैं, तो इसका मुस्तकबिल में तब्दील करेंगे तो क्या होगा, सब इकट्ठे नाश्ता करेंगे। नेक्स्ट है, वो खेतों में काम करते हैं, इसका क्या तब्दील करेंगे हम, क्या होगा, वो खेतों में काम करेंगे। किसान खेत में हल चलाता है, तो तब्दील करके क्या बनेगा जुमला, किसान खेत में हल चलाएगा। शादी की तकरीब दिन के वक्त होती है, तो होती है को तब्दील करके क्या जुमला बनेगा, शादी की तकरीब दिन के वक्त होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, आटे की चक्की चल रही है,
तो चल रही है तब्दील हो जाएगा और बन जाएगा आटे की चक्की चलेगी। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका सवाल नंबर 4 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 5 आप देखें, उन्होंने थोड़ा सा वजाहत की हुई है फेल की और फाइल की। ठीक है, ऐसे अल्फाज जिनसे किसी काम का करना या होना जाहिर हो फेल कहलाते हैं, जबकि काम करने वाला फाइल कहलाता है। मसलन बैठा फेल है और बैठने वाला फाइल है। ठीक है, यानी आप कहते हैं ना अहमद बैठा, तो बैठा क्या है? फेल है। और बैठा कौन है? अहमद। तो बैठने वाला शख्स क्या हुआ? बैठने वाला। वो बैठने वाला क्या है? वो किसी शख्स के बारे बात की जा रही है, तो वो फाइल हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल है कि दर्ज झैल अफ़ाल, जो कि जिसको हम फेल की जमा कहते हैं, के फाइल बनाइए। के फेल दिए गए हैं, आपने इनके फाइल बनाने हैं। जैसे खाया से खाने वाला, खाया से खाने वाला। जीता से जीतने वाला, जीता से जीतने वाला। चलाया से चलाने वाला, चलाया से चलाने वाला। और पढ़ा से पढ़ने वाला, पढ़ा से पढ़ने वाला। ठीक है, यानी आप देखें कि ऊपर फेल है जो कि किस ज़माने को जाहिर करता है या किसी भी तरह से, लेकिन जब हमने उसको फाइल में तब्दील किया तो क्या बन गया? खाया से खाने वाला, जीता से जीतने वाला, चलाया से चलाने वाला और पढ़ा से पढ़ने वाला। ठीक है जी स्टूडेंट, ये आपका किताब का मारूज़ी काम मुकम्मल हो गया। स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ आपने इस सबक के MCQs भी बनाने हैं। वो कैसे बनेंगे? कुछ MCQs मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे बनाने हैं, कुछ आप खुद बनाएंगे। ठीक है, जैसे एक MCQs आप इस सबक में से बना सकते हैं, गांव के लोग उठ जाते हैं सुबह सवेरे, दिन चढ़े या अपनी मर्जी से। कब उठते हैं? जी, सुबह सवेरे। तो जहाँ सुबह सवेरे है उसके हरफी नंबर पर आप दायरा लगा देंगे। नेक्स्ट है, अहमद नाश्ते में शौक से पीता है। क्या पीता है? अलिफ है ठंडा पानी, बे है दही की लस्सी और जीम चाय। तो अहमद शौक से क्या पीता है? दही की लस्सी। तो जहाँ दही की लस्सी आपने बे पे लिखा है उसके हरफी नंबर पर दायरा लगा देंगे। नेक्स्ट है, गांव के ज़्यादातर लोगों का पेशा है। अलिफ मुलाजमत, बे दुकानदारी और जीम खेती बाड़ी। अब देखें, गांव के ज़्यादातर लोगों का पेशा क्या पढ़ा आपने? खेती बाड़ी। तो जीम पर आपने खेती बाड़ी लिखा है, तो जीम के गिर्द दायरा लगा देना है। नेक्स्ट है, अहमद के अब्बू और चचा ने हल चलाने के लिए ख़रीद लिया है। क्या ख़रीदा है? अलिफ ट्रैक्टर, बे बड़ा बैल, जीम ऊंट। क्या ख़रीदा है इनमें से? जी बिल्कुल, ट्रैक्टर। तो अलिफ के हरफी नंबर पर, यानी अलिफ जहाँ लिखा है उस पर आपने दायरा लगा देना है। ठीक हो गया। ये कुछ MCQs मैंने आपको बता दिए हैं,
कुछ आप इस सबक में से खुद बनाने की कोशिश करें। इसके साथ ही हमारा तीसरे दिन का काम मुकम्मल हो गया और हमारा सबक नंबर 12 मेरा गांव मेरा घर मुकम्मल हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको ये समझने में आसानी होगी। अगर कोई मुश्किल पेश आती है तो वीडियो को रिवाइंड करें, बार बार सुनें, समझें और फिर याद करें और याद करने के बाद उसे लिखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।